नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। काफ़ी दिनों बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक सर्वे की क्लास आपको मिल रही है। तो पहले तो सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना वेट किया इस क्लास के लिए। दूसरा, मैं जो है आपके जो कमेंट्स आ रहे थे या जो मुझे आप लोगों को सूचित करना है कि एलएम ज्योग्राफी के द्वारा 21 जुलाई से राजस्थान में जितने भी कंपटीशन हो की परीक्षा है या होने वाली है, चाहे वह आरएस हैं, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या अन्य फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, एसआई या कोई भी कंपटीशन की जो भर्ती आने वाली है, उन सभी के लिए राजस्थान के नए संभाग और नए जिलों के आधार पर, नए आंकड़ों के आधार पर राजस्थान भूगोल का कोर्स प्रत्येक एग्जाम्स के लिए अलग अलग और साथ ही राजस्थान ज्योग्राफी फॉर ऑल कंपटीशन एक कोर्स लॉन्च किया गया है। क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्लासें जो है वह राजस्थान भूगोल की क्या नए जिलों के आधार पर है। तो एलएम ज्योग्राफी पर वर्तमान में जितने भी कोर्स, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड का है, चाहे वह सेकेंड ग्रेड का है, चाहे वह रीट का है, एसआई का है, आरएस का है, सभी कोर्स जो है वह नए जिलों और नए आंकड़ों के साथ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें नियमित रूप से 1 या 2 क्लास अवेलेबल करवाई जा रही। और आप में से जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी कर रहे हैं या जो आरएस के 1 अक्टूबर को जो होने वाले प्री के एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए भी मैं आपको सूचित कर लूं कि भारत का भूगोल आरएस प्री के लिए वह एलएम ज्योग्राफी में या एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन में कंप्लीट उपलब्ध करवा दिया गया है। कोई भी टॉपिक उसमें बाकी नहीं है। और राजस्थान भूगोल का अभी कोर्स चल रहा है, वह 31 अगस्त तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इस तरह से अगस्त में ज्योग्राफी राजस्थान और भारत की भूगोल एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन में उपलब्ध होगा। क्लियर हो गया? तो इसीलिए आप किसी तरह का संचय नहीं रखें। आप कोई भी यदि कोर्स एलएम ज्योग्राफी पे अवेलेबल है या लेना चाहते हैं तो वह पूरा आपको नए जिलों के साथ मिलेगा। और विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए तो हमने पहले से रिकॉर्डेड कोर्स है वह भी अवेलेबल करवाया हुआ है। साथ में नए जिलों के आधार पर जो भी परिवर्तन हो रहा है तो उसी के आधार पर भी कोर्स नियमित रूप से उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो कि 30 अगस्त तक या 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक की कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत आज हम कृषि एवं संबंध क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि कृषि और संबंध क्षेत्र के अंतर्गत आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जो विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस के लिए तो उपयोगी है ही है। उसके अलावा राजस्थान का कोई भी कंपटीशन है, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकेंड ग्रेड है, चाहे वह रीट का है, चाहे वह एसआई का है, चाहे वह अन्य कोई एग्जाम है, उन सभी के लिए यह क्लास वरदान साबित होने वाली है। अब इसमें छोटे एग्जाम्स में डायरेक्ट आंकड़े पूछे जाएंगे, जबकि आरएस और असिस्टेंट प्रोफेसर में इसमें जो बदलाव की प्रवृत्तियां हैं वह प्रवृत्तियां पूछी जाएगी। तो देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात करते हैं वह टॉपिक है पशुधन, आबादी एवं प्रवृत्तियां। पशुधन, आबादी एवं प्रवृत्तियां, जिसे हम सामान्यतः लाइव स्टॉक के नाम से जानते हैं, पशु संपदा के रूप में हम अध्ययन करते हैं कि पशु संपदा की आबादी और उसकी प्रवृत्तियां क्या है,
यहां से प्रश्न कैसे पूछा है। देखिए, पशु संपदा आपको ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है, लेकिन ज्योग्राफी और इकोनॉमी में अंतर कहां आता है? अंतर आता है आंकड़ों के संदर्भ में, कि जब आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछा जाएगा तो पर्टिकुलर आपको पशुधन जो भी है, जिसमें विशेष रूप से राजस्थान में गोवंश हैं, भैंस हैं, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, घोड़ा है, गधा है, जितने भी राजस्थान में पशु संपदा है, उन पशु संपदा का क्या पूछेंगे? नस्ल। तो इसीलिए ज्योग्राफी में जितना भी आपसे पूछा जाता है वह सभी नस्ल के संदर्भ में पूछा जाता है। जबकि हम बात करते हैं किसकी? इकोनॉमी में पशुधन, आबादी और प्रवृत्तियां, इसके अंतर्गत हमें पशु गणना से संबंधित जो डाटा है और उसमें जो बदलाव दिखाई दे रहा है वह बदलाव हमसे पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पशुधन या पशु संपदा इसमें हमें क्या पूछा जाएगा? पहले तो ये, फिर पशु संपदा की प्रवृत्तियां क्या है, यह दोनों को ही हम अध्ययन करने वाले, ताकि किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो हमारा गलत नहीं हो। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पशु संपदा जो है यह राज्य पहला पॉइंट तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि पशु संपदा जो है वह राज्य सूची का विषय, क्योंकि पशु संपदा को हम कृषि एवं समुद्र क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और कृषि जो है वह राज्य सूची का विषय, और इसीलिए पशु संपदा भी जो है किस सूची का विषय है? राज्य सूची। इसका मतलब पशु संपदा के संदर्भ में किसी तरह का नियम, कानून या कोई भी नीति बनाना है तो वह पूरी जिम्मेदारी या वह पूरा अधिकार किसके पास होगा? राज्य सरकार के पास होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि पशु संपदा का निर्धारण। पशु संपदा का निर्धारण यह किस आधार पर किया जाता है? पशु गणना के आधार पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको यह भी पता होना चाहिए कि पशु संपदा जो राज्य सूची का विषय, इसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो पशु गणना के आधार पर हम पशु संपदा का निर्धारण करते हैं। तो अब प्रश्न बनता है कि राजस्थान में पहली पशु गणना कब हुई? क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है, तो इसका मतलब है कि इस यहां पहली बार राजस्थान में कब करवाई गई? तो देखिए, राजस्थान में प्रथम पशु गणना, राजस्थान में जो प्रथम पशु गणना है वह दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920, यानी कि पहली पशु गणना जो है वह ब्रिटिश काल में करवाई गई थी। पॉइंट क्लियर हो गया कि पशु संपदा जो कि राज्य सूची का विषय है, पशु संपदा का निर्धारण हम पशु गणना के आधार पर करते हैं, और राजस्थान की पहली पशु गणना जो है वह ब्रिटिश काल में दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य करवाई। यानी कि यदि एक सन पूछा जाएगा तो दिसंबर 1919 में करवाई गई, जो कि अप्रैल 1920 में पूरी हुई। अब जब ब्रिटिश काल में करवाई गई थी उस समय राजस्थान राज्य के रूप में नहीं था, राजस्थान अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। तो यह ध्यान रखना, ब्रिटिश काल में
जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, टोंक और किशनगढ़। ये जो 6 रियासतें थी, इन 6 रियासतों में ब्रिटिश काल में पहली बार पशु गणना करवाई गई। यहां तक तो क्लियर हो चुका है कि पहली पशु गणना कब करवाई गई, दिसंबर 1919 में, जो कि अप्रैल 1920 में पूरी हुई थी और राजस्थान की 6 रियासतों में करवाई। लेकिन प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान में पहली पशु गणना कब करवाई। तो देखिए, यदि हम बात करें स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पशु गणना तो यहां करवाई थी 1951 में। इसके बाद यदि पूछा जाए वर्तमान राजस्थान में प्रथम पशु गणना यह करवाई गई थी 1961 में। तो यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्ट फैक्ट है और यह इसी प्रकार से हमें पूछे जाते। लेकिन प्रश्न आता है कि जब वर्तमान राजस्थान, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता दी गई, उसके बाद पहली पशु गणना 1961 में करवाई और 1961 के बाद में जितनी भी पशु गणना थी वह सब राजस्थान के संदर्भ में पूछी जाती। तो अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह आती है कि पहले जब 1961 में राजस्थान में पशु गणना करवाई गई, उस समय पूरे जिले में एक साथ यानी एक ही पशु गणना करवाई गई। लेकिन बाद में ग्रामवार जिला प्रतिवेदन के आधार पर पशु गणना करवाई जाती थी। तो यह ध्यान रखना, क्या प्रश्न बनता है कि राजस्थान में प्रथम ग्रामवार जिला प्रतिवेदन आधारित पशु गणना कि राजस्थान में, क्योंकि मैंने कहा कि वर्तमान राजस्थान में जो पहली पशु गणना थी वह 1961 में करवाई गई और 1961 के बाद में जब प्रति 5 वर्ष बाद पशु गणना करवाई जाती थी तो वह किस आधार पर करवाई जाती थी, जिला स्तर पर करवाई जाती। लेकिन ग्रामवार जिला प्रतिवेदन आधारित पहली पशु गणना जो है वह 1977 में करवाई गई। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि राजस्थान में प्रथम ग्रामवार जिला प्रतिवेदन आधारित पशु गणना कब करवाई गई, 1971 में। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वह है राजस्थान में नस्ल आधारित प्रथम पशु गणना कि नस्ल आधारित पहली पशु गणना राजस्थान में कब करवाई गई, तो वह करवाई गई थी 2007 में और जो कि कौन सी थी, 18वीं पशु गणना थी। वह राजस्थान की पहली नस्ल आधारित पशु गणना थी और इसीलिए 2007 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं राजस्थान में, उनमें
पशु नस्ल को लेके प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नस्ल गाय की है, कौन सी भेड़ की है, कौन सी बकरी की है या नहीं है। विशेष रूप से गाय, भेड़, बकरी, भैंस और ऊंट, इनकी नस्ल तो विशेष रूप से पूछी जाती है। और आपने देखा होगा आर्थिक समीक्षा का भी जब हम अध्ययन करते हैं तो इन्हीं के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, आंकड़े भी इन्हीं के बारे में पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाएगा हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नस्ल आधारित पहली पशु गणना कब करवाई गई थी, तो 2007 में करवाई गई थी, जो कि 18वीं पशु गणना थी। कौन सी थी? 18वीं। इसके बाद जो है 19वीं पशु गणना, 19वीं पशु गणना यहां 2012 में करवाई गई थी, जो कि आरपीएससी के द्वारा प्रश्न भी पूछा गया था कि वर्ष 2012 की पशु गणना कौन सी पशु गणना थी, तो 19वीं पशु गणना थी। लेकिन हम जो वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में हम बात करते हैं 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना जो कि कब करवाई? 2019 में। और हमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वह इस आधार पर पूछे जाएंगे, 20वीं पशुगणना 2019 के आधार पर। क्योंकि पशुधन, आबादी एवं प्रवृत्तियां, इसका मतलब पशुधन की संख्या कितनी है और उसमें क्या परिवर्तन या बदलाव हुआ है, वह सब हमें 20वीं पशु गणना के आधार पर पूछा जाएगा। और इसीलिए हम जितना भी अध्ययन करेंगे वह 20वीं पशु गणना के आधार पर ही अध्ययन करेंगे, जो कि कब करवाई गई थी? 2019 में। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 20वीं पशु गणना 2019 की क्या विशेषता थी और उसके बाद इसके अनुसार राजस्थान में पशुधन की क्या स्थिति है, दोनों को लेके हम बात करने वाले हैं। अब समझना यहां से पशुधन, आबादी एवं प्रवृत्तियां। हम बात करेंगे सबसे पहले 20वीं पशु गणना 2019। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसका प्रकाशन, प्रकाशन का मतलब है इसके आंकड़े कब जारी किए गए। तो इसके आंकड़े जारी किए गए थे 16 अक्टूबर 2019 को। और इसीलिए हम कहते हैं कि 20वीं पशुगणना 2019 है। क्यों? क्योंकि इसके आंकड़े जारी कब किए गए थे? 16 अक्टूबर 2019 को इसका प्रकाशन होता। हालांकि यह अक्टूबर 2018 में प्रारंभ हो चुकी थी गणना, लेकिन अंतिम जो आंकड़े जारी किए गए थे वह 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए थे। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? 20वीं पशुगणना 2019। पॉइंट क्लियर? अब इस पशुगणना की जो विशेषता है वह विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता है कि यह 20वीं पशुगणना यह प्रथम सबसे इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना कि भारत की पहली डिजिटल पशुगणना कौन सी थी? तो 20वीं पशुगणना 2019 यह भारत की प्रथम डिजिटल पशुगणना थी। यानी कि उपग्रह प्रणाली या ऐप के माध्यम से जो है इस पशुगणना को किया गया था। पॉइंट क्लियर? अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पशुगणना भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ करवाई गई। दूसरा पॉइंट क्या है?
20वीं पशु गणना भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए यहां राज्य सूची का विषय होते हुए भी पूरे भारत में एक साथ यहां 20वीं पशु गणना करवाई गई थी, जो कि डिजिटल पशु गणना थी। इससे पहले की जो पशु गणना थी 19वीं 18वीं, वह सब राजस्थान सरकार के द्वारा करवाई जाती थी। हालांकि यह भी राजस्थान सरकार के द्वारा ही करवाई गई, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे भारत में यह पशु गणना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करवाई गई। अब इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह थी कि 20वीं पशु गणना में प्रत्येक राज्य में यानी कि राजस्थान में 2 स्टेट एडमिन बनाए गए थे। बीसवीं पशु गणना के लिए राजस्थान में 2 राज्य प्रशासक स्टेट एडमिन बनाए गए थे। अब किसे किसे बनाया गया यह ध्यान रखना। एक तो बनाया गया राजस्व मंडल अजमेर को और दूसरा बनाया गया पशुपालन निदेशालय जयपुर। अब यहां पे जो समझने की बात है वह सबसे इंपॉर्टेंट है कि 20वीं पशु गणना से पहले 19वीं 18वीं 17वीं ये जो पशु गणनाएं करवाई जाती थी यह सब राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा करवाई जाती थी। लेकिन पहली बार पशु गणना के लिए 2 स्टेट एडमिन बनाए गए थे। एक बनाया गया था राजस्व मंडल अजमेर को और दूसरा बनाया गया था पशुपालन निदेशालय जयपुर को। और इन दोनों को जिम्मेदारी यह दी गई कि आपको राजस्थान में पशु गणना करवानी। तो अब समस्या थी क्योंकि पशु गणना जो है ग्रामवार नस्ल आधारित करवाई जा रही थी, तो इसीलिए पहली बार जिले में जिला स्तर पर पशु गणना के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसे जिला पशु गणना अधिकारी कहा गया और इसकी भूमिका संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को दी गई। यानी कि 20वीं पशु गणना में जिला स्तर पर जिला पशु गणना अधिकारी की नियुक्ति की गई, जो संबंधित जिले का जिला
अब यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20वीं पशुगणना से पहले जो है पशुगणना करवाने का उत्तरदायित्व राजस्व मंडल अजमेर के पास था। तो वह अपने स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति करके पशुगणना करवाता था। लेकिन 20वीं पशुगणना में पहली बार जिला स्तर पर जिला पशुगणना अधिकारी की नियुक्ति की गई, और वह जिला पशुगणना अधिकारी कौन होता था? संबंधित जिले का जिला कलेक्टर। यानी कि संबंधित जिले का जो जिला कलेक्टर है वही क्या होता? उस जिले का जिला पशुगणना अधिकारी होता। और आपको जिला प्रशासन जब भी आप पढ़ते हैं तो एक शब्द जरूर पूछा जाता है कि राज्य सरकार की आंख, कान, भुजा किसे कहा जाता है? तो जिला कलेक्टर को ही कहा जाता है, क्योंकि जिला कलेक्टर अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समय अलग अलग भूमिका निभाता है। जब वह जजमेंट देता है तो जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाता है। जब वह प्रशासन के रूप में काम करता है तो जिला कलेक्टर की भूमिका निभाता है। जब वह जनगणना के अधिकारी के रूप में काम करता है तब वह जिला जनगणना अधिकारी कहलाता है। तो उसी प्रकार जब पशुगणना के लिए कार्य करेगा तो वह जिला पशुगणना अधिकारी की भूमिका निभाएगा। जब वह चुनाव के अंतर्गत कार्य करेगा तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। और इसीलिए उसकी भूमिका हर स्तर पर अलग अलग रूप में दिखाई देती है। इसीलिए उसे राज्य सरकार की आंख, कान और भुजा कहा जाता है, जो हम जिला प्रशासन के अंतर्गत पढ़ते भी हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है जिला प्रशासन में कि जिला पशु गणना अधिकारी होता है, 4 पद दे दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना, जिला कलेक्टर ही जिला पशुगणना अधिकारी होता है। पॉइंट क्लियर का? और इस तरह से जो है, अब यहां पर ध्यान रखना जो एक और पॉइंट कि राजस्थान में पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष बाद कि राजस्थान में पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष बाद करवाई जाती है। यानी कि जब राजस्व मंडल अजमेर करवाता था तब प्रत्येक 5 वर्ष बाद पशु गणना करवाता था। लेकिन यह ध्यान रखना, 20वीं पशु गणना पशु गणना 2019 7 वर्ष बाद करवाई गई। यह भी ध्यान रखना कि 20वीं पशु गणना है वह 5 वर्ष बाद नहीं, क्योंकि देखिए 19वीं पशु गणना 2012 में हुई और 2012 के बाद अगली पशु गणना 2017 में होनी चाहिए थी, लेकिन कब हुई? 2019 में हुई थी। और इसीलिए ध्यान रखना, 20वीं पशु गणना के लिए 5 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस तरह से यह तो राजस्थान में पशु गणना को लेके या 20वीं पशु गणना को लेके पूछी जाने वाली है। अब ये ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है और इकोनॉमिक में भी पूछा जाता है। सामान्यतः ये जितना भी हमने अध्ययन किया है यह सभी हमें ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, इकोनॉमी में कम है। अब हमें इकोनॉमी में क्या पूछा जाएगा, यानी कि पशुधन, आबादी एवं प्रवृत्तियां के अंतर्गत हमें क्या पूछा जाएगा, तो उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को लेके विस्तार से बात करेंगे। पशुधन, आबादी की प्रवृत्तियां।
अब इसमें सबसे पहले जो भी हम अध्ययन करेंगे वह करेंगे 20वीं पशु गणना के अनुसार। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा हम करेंगे अध्ययन 19वीं पशु गणना के अनुसार, और उसके बाद करेंगे बदलती प्रवृत्तियां कि क्या बदलाव जो है हुआ है। अब यहां पे समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं 20वीं पशु गणना के अनुसार, उसके बाद हम बात करेंगे 19वीं पशु गणना, और उसके बाद हम बात करेंगे उसमें बदलती प्रवृत्तियां। और ये जो आबादी की प्रवृत्तियां, ये जो बदलती की प्रवृत्तियां हैं, यह भी परीक्षा के प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा है। क्या है? सबसे पहला, राजस्थान में पशु संपदा कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु संपदा कितनी है? 5.68 करोड़, यानी कि 56.8 मिलियन। यह किसके आधार पर थी? 20वीं पशु गणना के आधार पर। अब यदि हम 19वीं पशु गणना की बात करें तो उस समय थी 5.77 करोड़, यानी कि 57.7 मिलियन। अब आपसे पूछा जाएगा कि 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में राजस्थान में पशुधन में कमी हुई है या वृद्धि हुई है? तो अब देखिए, 19वीं में 5.77 करोड़ थे, जबकि 20 में 5.68 करोड़ हुए। इसका मतलब क्या हुई है? कमी। कितनी हुई है? 1.66% की कमी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको समझ में है, क्या याद रखना है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु कितने थे, और 19वीं की तुलना में 20वीं में पशु संपदा में क्या हुई है? कमी दर्ज हुई है। एक तो आपको ये क्लियर आंकड़ा याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है वह है राजस्थान में पशु घनत्व, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने पशु है। तो राजस्थान में जो पशु घनत्व है वह है 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। किसके अनुसार? 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। अब 19वीं पशु गणना में कितना था? तो 19वीं पशु गणना में था 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब है कि 19वीं की तुलना में 20वीं में क्या हुई है? कमी। क्यों हुई है? इसका कारण यह कि जब पशु संख्या में भी कमी हुई है तो पशु घनत्व में भी क्या आएगी? कमी। और कितनी कमी आई है यहां ध्यान रखना। तीन अंक की कमी दर्ज की गई। यानी कि क्या प्रश्न बनेगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में राजस्थान में पशु घनत्व में कमी दर्ज की गई या वृद्धि। तो कमी या वृद्धि कुछ भी दे तो यह ध्यान रखना 3 अंक की कमी दर्ज की गई, क्योंकि पहले 169 था, अब कितना हो गया? 166। इसी प्रकार तीसरा जो आपसे पूछा जाएगा
वह पूछा जाएगा। राजस्थान में पशु जनसंख्या अनुपात, क्या पूछा जाएगा? पशु जनसंख्या अनुपात कितना है। तो यहां भी ध्यान रखना, राजस्थान में 828 पशु प्रति 1000 जनसंख्या, 1000 जनसंख्या पर राजस्थान में 828 पशु है। जबकि हम यदि 19वीं पशु गणना की बात करें तो कितने थे? 842 पशु प्रति 1000। इसका मतलब है कि 19वीं की तुलना में 20वीं में क्या हुई है? कमी हुई है। कितनी? 14 अंकों की। 14 अंकों की कमी दर्ज की। तो अब ये तीनों ही पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि पशु आबादी की प्रवृत्तियां क्या है। तो राजस्थान में पशु संपदा कितना है, पशु घनत्व कितना है और पशु जनसंख्या अनुपात कितना है। तीसरा, कितनी पशु संपदा में कमी हुई है, कितनी घनत्व में कमी हुई पशु घनत्व में, और कितनी पशु जनसंख्या अनुपात में कमी दर्ज की। पॉइंट क्लियर। और इसके बाद एक और पॉइंट याद रखना, वह है पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद भारत में दूसरा स्थान है। यह भी क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में जो कुल पशु है वह है 5.68 करोड़, और सबसे ज्यादा पशु कहां है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का 20वीं पशु गणना के अनुसार कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से पशु आबादी की प्रवृत्तियों में एक तो यह 4 प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद दूसरा है कि राजस्थान में कौन कौन से पशु है, यानी कि राजस्थान में कौन कौन सी पशु संपदा है। तो देखिए, राजस्थान में हम पशु संपदा को लेके जो हमसे पूछा जा सकता है तो उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से, एक सारणी के माध्यम से यदि हम अध्ययन करें तो निश्चित रूप से आपका कोई भी प्रश्न राजस्थान की पशु संपदा को लेके आएगा तो कभी गलत नहीं होगा। तो क्या है उसको भी समझना। पशुधन आबादी एवं प्रवृत्तियां। अब यहां ध्यान रखना, एक तो पशुधन, उसकी कुल संख्या, इसके बाद भारत की पशु संपदा का प्रतिशत, उसके बाद स्थान, फिर कमी या वृद्धि, फिर सर्वाधिक और न्यूनतम। इस तरह से आपको पूरा एक सारणी में कंप्लीट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब एक एक को समझना। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं
कुल पशुधन, इसकी संख्या कितनी है? 5.68 करोड़। कितना है? 10.60%। भारत की कुल पशु संपदा का कितना है? 10.6। और स्थान कौन सा है भारत में? दूसरा स्थान है। कितनी कमी हुई है? 1.66% की क्या हुई है? कमी हुई। यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि राजस्थान में कुल पशुधन कितने हैं, भारत की कुल पशु संपदा का कितना प्रतिशत है, भारत में कौन सा स्थान है, और 19वीं पशुगणना की तुलना में 1.66% की क्या हुई है? कमी हुई। अब आता है कि सबसे ज्यादा, तो यहां पर ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पशु कहां पर है? बाड़मेर में। और सबसे कम कहां पर है? धौलपुर में। सबसे ज्यादा पशु पूछे जाएंगे बाड़मेर, सबसे कम पूछे जाएंगे तो धौलपुर। तो एक तो आपको कुल पशुधन के संदर्भ में क्लियर होना चाहिए यह ग्राफ। उसके बाद दूसरा है, वह है गोवंश। और गोवंश या मवेशी वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चित रहे लंपी रोग के कारण। और लंपी रोग के निवारण के लिए राजस्थान ने या राजस्थान सरकार के द्वारा 32 जिलों में लंपी रोग के समाधान या नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, जो कि हम इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन यह पता होना चाहिए कि गोवंश को पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि लंपी रोग से सबसे ज्यादा जो पशु संपदा या पशुधन प्रभावित हुआ है तो वह कौन? गोवंश, जिसमें गाय और बैल दोनों शामिल है। अब बात करते हैं गोवंश कितना है, तो यहां है, यहां इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान में गोवंश 20वीं पशुगणना के अनुसार 1.39 करोड़। अब यह भारत के कुल गोवंश का कितना है? 7.24%। कितना है? 7.24%। और भारत का स्थान कौन सा है? तो गोवंश में राजस्थान का भारत में 6ठा स्थान है। और इसमें क्या हुई है? 4.41% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोवंश में 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी 4.41%। और सबसे ज्यादा जो गोवंश है वह कहां पर है? बीकानेर में। सबसे ज्यादा गोवंश कहां पर है? बीकानेर में। जबकि सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम है धौलपुर में। एक तो आपको यह क्लियर होना चाहिए, एक ही लाइन में सभी चीजें क्लियर हो गई आपकी। इसके बाद दूसरा आपको याद रखना है, वह है भैंस। भैंस है 1.37 करोड़। और भारत के कुल भैंस का कितना प्रतिशत है? 12.47%। और भैंस की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? वह दूसरा। और भैंस में कितनी? 5.53% की क्या हुई है? वृद्धि हुई। और सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है? जयपुर में। और सबसे कम कहां पर है? और जिसने इस सारणी को समझ लिया है जो हम पढ़ रहे हैं, उसका राजस्थान में पशु गणना या पशुधन आबादी और उसकी प्रवृत्तियों को लेकर कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कैसे प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो पहले हम इस सारणी को पूरा करते हैं। इसके बाद आता है, वह है भेड़। और यदि हम भेड़ की बात करें तो राजस्थान में जो भेड़ है वह है 0.79 करोड़। और यहां भारत की कुल भेड़ का 10.64% है। पॉइंट क्लियर। और यदि हम स्थान की बात करें तो राजस्थान का भेड़ की दृष्टि में चौथा स्थान है। और इसमें कितनी हुई है? इसमें कमी हुई है 12.95% की क्या हुई है?
और राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ कहां पर है? बाड़मेर में। और सबसे कम कहां पर है? तो वह है बांसवाड़ा के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं बकरी। बकरी की बात करें तो राजस्थान में बकरी जो है वहां है 2.08 करोड़, जो कि भारत की कुल बकरी की जो है उसका लगभग कितना है? 14%। और बकरी में जो है राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और इसमें भी 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में 3.8% की क्या हुई है? कमी हुई। और सबसे ज्यादा बकरी कहां पर है? बाड़मेर में। और सबसे कम कहां पर है? धौलपुर में। और आर्थिक समीक्षा के अनुसार चौथा जो है वह है ऊंट। ऊंट। अब राजस्थान में ऊंटों की बात करें तो वह है 2.13 लाख। क्लियर? और जो कि भारत के कुल ऊंट का लगभग 84.43% है। और ऊंट में राजस्थान का पहला स्थान है। लेकिन 19वीं पशुगणना की तुलना में बात करें तो 34.69% की क्या हुई है? कमी हुई है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट जो है वह जैसलमेर में है। जैसलमेर में। और सबसे कम जो है वह झालावाड़ और प्रतापगढ़, इन दोनों जिलों में सबसे कम है। दोनों याद रखना। तो आर्थिक समीक्षा में इन 5 पशुधन के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन इसके बाद ही आपको अपने अध्ययन के लिए 2 चीजें और याद रखनी है। एक तो याद रखना है घोड़ा और एक याद रखना है गधा। राजस्थान में जो घोड़ों की संख्या है वह है 3.4 लाख और जो गधा है वह है 0.23 लाख। और यह भारत की बात करें तो इसका भारत के संदर्भ में हमें आर्थिक समीक्षा में कोई तुलना नहीं मिलती। लेकिन ध्यान रखना, स्थान घोड़े में राजस्थान का जो है तीसरा स्थान है और गधे में राजस्थान का पहला स्थान है। और यदि हम कमी की बात करें तो इसमें 10.85% की कमी हुई है, जबकि इसमें 71.31% की कमी हुई है। सबसे ज्यादा घोड़े जो है वह है बीकानेर में और सबसे कम है डूंगरपुर में। गधों की बात करें तो सबसे ज्यादा है बाड़मेर में और सबसे कम है वह है टोंक के अंतर्गत। इस तरह से इस सारणी को आपको बहुत अच्छे से समझना है, रटना नहीं है, समझना है। अब इस सारणी के आधार पर ही राजस्थान में पशुधन, आबादी एवं प्रवृत्ति के प्रश्न बनेंगे। अब क्या प्रश्न बनते हैं? सबसे पहला पॉइंट कि राजस्थान किस पशु संपदा में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। अब देखिए, राजस्थान का यदि पहला स्थान है तो वह बकरी में है, ऊंट में है और गधा में। सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है कि यहां पे नोट कर रहा हूं मैं, पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान। अब प्रथम स्थान किसमें है? देखिए, बकरी में पहला स्थान है, ऊंट में पहला स्थान है और
गधा में पहला स्थान है। यदि पूछे दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान जो है वह भैंस में है। तीसरा स्थान पूछे तो घोड़ा में है। चौथा स्थान पूछे तो वह भेड़ में है। और छठा स्थान पूछे तो वह गाय में। यहां ध्यान रखना कि एक तो स्थान आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए यहां गोवंश में कौन सा स्थान है, भैंस में कौन सा स्थान है, भेड़ में, बकरी में, ऊंट में, घोड़ा में और गधा में। तो एक तो यह आपको पता होना चाहिए कि पशुधन आबादी की क्या प्रवृत्तियां हैं भारत के संदर्भ में। दूसरा पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा कौन सी है। अब देखिए क्रम याद रखना। राजस्थान में पशु संपदा का क्रम। अब देखिए सबसे ज्यादा राजस्थान में जो है, यदि हम आंकड़ों पर बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन है वह है बकरी, एक नंबर पर आएगी। एक दूसरा जो है वह है गाय। तीसरा जो है वह है भैंस। चौथा जो है वह है भेड़। पांचवा है घोड़ा। छठा है ऊंट और सातवां जो है वह है गधा। तो यह विशेष रूप से आपको क्रम पता होना चाहिए कि क्रम क्या है। तो क्रम में सबसे पहले आएगी बकरी जो कि 2.08 करोड़ है। उसके बाद है गोवंश जिसमें गाय और बैल शामिल हैं। इसके बाद तीसरा है भैंस। चौथा है भेड़। पांचवा है घोड़ा। उसके बाद है ऊंट और सबसे कम है गधा। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पूछा जाता है, वह पूछा जाता है कि 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में वृद्धि। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम राजस्थान में जो यहां 7 पशुधन के बारे में अध्ययन करते हैं, इन 7 में सबसे ज्यादा वृद्धि जो है वह किस में हुई है? वह हुई है भैंस में। भैंस कितनी हुई है? 5.53%। और उसके बाद दूसरी कौन सी है? गाय 4.41%। तो अब ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि 20वीं पशुगणना में राजस्थान में पशु आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है, तो युग्म याद रखना भैंस और गाय। सबसे ज्यादा भैंस में और दूसरी गाय में हुई है। अब ऑप्शन में गाय भैंस भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यदि सर्वाधिक से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा भैंस पहले आएगा, गाय बाद में आएगा। और यदि डायरेक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान 20वीं पशुगणना में राजस्थान में पशु संपदा में वृद्धि दर्ज की गई है, तो केवल और केवल भैंस और गाय या गाय और भैंस में ही वृद्धि हुई है, बाकी सब में क्या हुई है? कमी हुई है। एक तो ये क्लियर। अब दूसरा पॉइंट याद रखना, वह है कमी का। 20वीं पशुगणना में कमी। अब यहां पे सबसे ज्यादा कमी जो है वह किसमें हुई है? गधा। गधा के बाद में ऊंट। यहां 2 पॉइंट याद रखना। अब ऊंट के बाद में किसमें हुई है? तो अब यहां हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, गधा
और ऊंट तो आपने क्लियर किया, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा कमी किसमें हुई है? भेड़ के अंतर्गत। किसमें हुई है? भेड़। इसके बाद क्या आएगी? भेड़। भेड़ के बाद में घोड़ा, और घोड़ा के बाद में क्या आएगी? बकरी। इन 5 में तो क्या हुई है? कमी हुई है, और 2 में क्या हुई है? वृद्धि हुई। अब इसमें कितनी हुई है? 71.31% सबसे ज्यादा है, यहां पे 34.69% है, यहां पे 12.95%, यहां पे 10.85%, और यहां पर 3.8%। तो यहां आपको डाटा याद नहीं रखना है, डाटा को समझना। अब यहां से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि 20वीं पशुगणना में राजस्थान में किस पशुधन में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? तो गधा और ऊंट, इन दोनों में से कोई एक होगा। और सबसे ज्यादा कम कमी किसमें हुई है? तो ये ध्यान रखना, बकरी में। और जबकि बकरी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पशुधन है, सबसे ज्यादा संख्या बकरी की है। लेकिन यदि 20वीं पशुगणना में सबसे ज्यादा कमी हुई है, तो वह सबसे कम कमी जो दर्ज की गई है वह बकरी में की गई। तो इसलिए ध्यान रखना कि हम डाटा को रटे नहीं, डाटा को समझने की कोशिश करें कि वृद्धि को लेके पूछा जाएगा तो हमें भैंस और गाय को पूछा जाएगा, और कमी को लेके पूछा जाएगा तो शेष 5 को पूछा जाएगा। और 5 में भी सबसे कम कमी किसमें दर्ज की गई है? तो बकरी में की गई है। और सबसे ज्यादा कमी किसमें हुई है? तो गधा और ऊंट के अंतर्गत हुई है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब ज्योग्राफी में पूछा जाता है तो भैंस है, गाय है, बकरी है, इनकी नस्ल पूछी जाएगी। और जब इकोनॉमी में पूछा जाएगा, पशुधन आबादी की प्रवृत्तियों में पूछा जाएगा, तो वृद्धि हुई है तो सबसे ज्यादा या कितने प्रतिशत हुई है? कमी हुई है तो सबसे ज्यादा कमी किसमें हुई है, और सबसे कम कमी किसमें हुई है? क्लियर हो गया? तो इस तरह से यहां पूछा जाता। और इसके बाद एक सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, वहां पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन कौन से जिलों में? तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा है बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में नागौर, और नागौर के बाद में आएगा उदयपुर। यहां तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाले जिले। और या फिर पूछा जाएगा न्यूनतम पशुधन वाले जिले, देखिए उनकी भी बात करें। राजस्थान में न्यूनतम पशुधन सबसे कम जो है वह है धौलपुर में, धौलपुर के बाद है कोटा, कोटा के बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद क्या है? 12। तो यहां राजस्थान में जो पशु संपदा को लेकर, या तो यहां दोनों चीजें पूछी जाएगी कि सर्वाधिक पशु संपदा वाले जिले कौन से और न्यूनतम पशु संपदा वाले जिले कौन से, दो तो ये। फिर राजस्थान की जो है भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है, तो इसीलिए इनको पढ़ने की अपेक्षा आप यदि इस सारणी को बहुत अच्छे से समझ लें तो शायद आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कि राजस्थान में कुल पशु कितने, भारत की कुल पशु संपदा का कितना है, भारत में कौन सा स्थान है, और कितनी 20वीं पशु गणना में कितनी कमी हुई है, और सबसे ज्यादा पशु कहां है और सबसे कम पशु कहां है। दूसरा, एक एक पशु को लेके बात की, गोवंश को लेके, भैंस को लेके, भेड़, बकरी, ऊंट, इनको तो विशेष रूप से आपको याद रख के ही जाना है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में इन 5 का उल्लेख दे रखा है।
और इन 5 को आधार बनाकर आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इनको भारत के संदर्भ में यह फॉर्मेट में दे रखा है, यह ध्यान रखना। इसीलिए इन 5 की जितनी भी जो है कि कितनी कमी हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, भारत के कुल पशु संपदा का कितना प्रतिशत है, भारत में कौन सा स्थान है सबसे ज्यादा और सबसे कम कहां पर है, यह आप निश्चित रूप से इस सारणी को अच्छे से समझ लिया तो आपका कोई भी प्रश्न राजस्थान में पशुधन आबादी एवं प्रवृत्ति को लेके कभी गलत नहीं होगा। हालांकि पशु संपदा के अंतर्गत इनके अलावा हम कुक्कुट का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन कुक्कुट का अध्ययन हम आगे पशु उत्पाद, जब हम राजस्थान में दूध की बात करेंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक हमारा इकोनॉमिक सर्वे में वह है राजस्थान में दूध उत्पादन। तो जब हम राजस्थान में दूध उत्पादन की बात करेंगे तो वहीं पर हम ऊन, अंडा और मांस की भी बात करेंगे, क्योंकि वह पशु उत्पाद है और पशु उत्पाद जो है कृषि और संबंध क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर केवल पशुधन आबादी एवं प्रवृत्तियों की ही बात करते हैं और इनको लेके जितने प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना है, चाहे वह पशु संपदा के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं, 20वीं पशु गणना को लेके जितने पूछे जाने की संभावना है उनका अध्ययन किया, 20वीं पशु गणना के आधार पर राजस्थान में किस तरह से पशु संपदा है, पशु घनत्व है और पशु जनसंख्या अनुपात है और किस तरह से पशुधन की राजस्थान में स्थिति है, उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। और इनको यदि इस क्लास को आपने बहुत अच्छे से देखा, समझा और अपने अकॉर्डिंग यदि लिखने की कोशिश की, इस प्रकार सारणी बनाकर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से आपका कोई भी प्रश्न पशु आबादी और प्रवृत्ति का गलत नहीं होगा। तो शायद यह क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि हम काफी दिनों बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि एवं संबंध क्षेत्र पर बात करें। काफी आप लोगों को इंतजार करना पड़ा है, काफी आपके कमेंट्स भी मुझे मिले हैं, लेकिन मैंने आपको से कहा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके कारण नहीं ले पाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। आपके इकोनॉमिक का जो भी टॉपिक है, राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे से आपके सिलेबस में जो टॉपिक है, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है, उनको मैं निश्चित रूप से पूरा करवाने की कोशिश कर रहा हूं और पूरा करवाऊंगा, क्योंकि आपने जो इतना प्यार, सम्मान और साथ दिया है, तो आपके प्यार, साथ और सम्मान यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और इसी धरोहर के लिए हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से हम अब निरंतर जो है आपकी क्लासें लेंगे। लेकिन रविवार, संडे को क्लास नहीं होगी, उसके अलावा शेष दिन सप्ताह में 6 दिन आपकी जो है इसी प्रकार से एक एक टॉपिक को लेके विस्तार से हम जो है आप इकोनॉमिक सर्वे के किसी एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और वहां से क्या प्रश्न बन सकते हैं उन पर बात करेंगे। और यदि राजस्थान भूगोल के नए जिलों को लेके आपको कोर्स की यदि है और कोई भी इंक्वायरी है, तो आपको किसी तरह की इंक्वायरी करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको राजस्थान भूगोल के अंतर्गत LM ज्योग्राफी एप्लीकेशन में पढ़ाया जा रहा है, वह सब नए जिले, नए संभाग और नए आंकड़ों के आधार पर ही पढ़ाया जाएगा, पुराना कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। यह आप विश्वास रखें और यही विश्वास हमें सकारात्मक ऊर्जा भी देता है। और यह क्लास आपको कैसी लगी, किस तरह से हमें डाटा को एक तरह से एक साथ कंपाइल करके याद नहीं करके समझकर पढ़ना है, यह सब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इस क्लास के बारे में आप कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।